Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new class. आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बेटा उस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन के अंदर अभी तक आपने जो भी इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़े हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन पढ़ा है, लाइक एंट्रेंस फी पढ़ी है, लाइक फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ा है, ठीक है। तो उन सबको मिला के अब आपके आज लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को करने का बेटा सबसे पहला तरीका मैं आपको बता दूं, परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एनपीओ में वैसे ही होगा जैसे हमने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। क्या दिया होता था वहाँ पर आपको? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता था। यहाँ पर क्या गिवन होगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। और क्या गिवन होते थे? एडजस्टमेंट्स गिवन होते थे। वही एडजस्टमेंट्स यहाँ गिवन है। वहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाते थे? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ पर हम ट्रेडिंग पी एंड एल की जगह क्या बनाने वाले हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और सेम वही हमारी बैलेंस शीट। अब आप पूछेंगे कि सर हमने यहाँ 3 स्टेटमेंट्स क्यों बनाए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पी एंड एल की तरह हो गया, जो बैलेंस शीट है हम जो बैलेंस शीट बनाते थे उसकी तरह हो गई। तो फिर यहाँ पर हमने जो बैलेंस शीट है लास्ट ईयर वाली 31 मार्च 18 वो क्यों बनाई? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका, यहाँ पर एनपीओ के अंदर जो मेन फंड होता है वो होता है कैपिटल फंड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कैपिटल फंड का अमाउंट होता है वो जनरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। तो कैपिटल फंड का अमाउंट जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे लास्ट क्लास में एक चैप्टर हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उस चैप्टर में हमने क्या किया था, जो एक फॉर्मूला था आपका प्रॉफिट और लॉस निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, याद है आपको, माइनस एडिशनल कैपिटल। तो उसमें यदि कई बार आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती थी तो आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे। और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होती थी तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट की तरह ही होता था, याद है आपको। उसी तरीके से यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड गिवन नहीं होगा, तो कैपिटल फंड कैलकुलेट किए बिना हम फाइनल बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ी, क्योंकि हमें कैपिटल फंड निकालना है और कैपिटल फंड निकालने के लिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जो बैलेंसेस गिवन होंगे उसकी हेल्प से हमें ये बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमने ये 3 स्टेटमेंट्स क्यों बनाए हैं। ये हमने बनाए हैं पिछले साल की बैलेंस शीट इसलिए बनाई क्योंकि हमें कैपिटल फंड निकालना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने बनाया क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हेल्प से हमें क्या बनाना होगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सरप्लस और डेफिसिट, जो हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके। ट्रेडिंग पी एंड एल से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट लॉस नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट और डेफिसिट मतलब लॉस इन अदर लैंग्वेज। और क्लोजिंग बैलेंस शीट की हेल्प से हम हमारी इस साल की फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट करने का तरीका वैसे ही है जैसे हमने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट बनाया था। इसीलिए मैं आपको बोलता था कि 11th जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि 11th आप ढंग से पढ़ेंगे तो 12th में आपको उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए जिस बच्चे ने 11th ढंग से पढ़ी है तो उसको 12th में बहुत कम प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बेसिक्स वहीं से आपका क्लियर हो रहा है। ओके, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे कि हमने बताया था, सबसे पहला काम हमने सारे फॉर्मेट जो हमारा सॉल्यूशन का था एक साथ बना लिया हमने। तो जो टर्म जहाँ जाने वाली होगी हम उसे वहीं पुट कर देंगे ताकि हमारा टाइम भी इससे बचेगा। फिर मैंने आपको बोला था कि जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको अपन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में टिक कर लेते हैं कि बाहर जो एडजस्टमेंट गिवन है तो उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या टर्म हमारे पास है, क्योंकि जैसे ही वो टर्म आएगी उस समय हमें ध्यान होगा कि इस टर्म के साथ एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा रिकॉर्ड करना। ओके, चलिए देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, हमारा करंट ईयर कौन सा है बेटा? ध्यान रखना, 31 मार्च 19। और ये आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मैं आपको करवा चुका, इसलिए ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब इसको वापस से रिकॉर्ड करना जब सीखेंगे तो और जो भी कमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी आपकी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 18, तो मैंने यहाँ सब्सक्रिप्शन पे टिक कर लिया क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट गिवन है। एंड ऑन 31 मार्च 19 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6000,
मैंने एक और टिक कर लिया कि एक एडजस्टमेंट और गिवन है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, सैलरीज देखिए ये रही सैलरीज को टिक कर लिया कि इस पे एडजस्टमेंट है। 18 मतलब प्रीवियस ईयर, एंड ऑन 31 मार्च 19 मतलब करंट ईयर वर 2000। तो मैंने एक बार और टिक कर लिया कि सैलरी पे 2 एडजस्टमेंट्स गिवन। देन आफ्टर on 31st March 2018 the club had investments worth rupees 12,000। चेक कीजिए क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स को टिक कर लिया कि इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट्स हैं। फर्नीचर 10,000, चेक कीजिए कोई फर्नीचर है क्या, फर्नीचर अंदर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर टिक कर लिया इसको कि फर्नीचर यहाँ बाहर आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है, अंदर कोई भी टर्म इससे रिलेटेड नहीं है। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 20,000, चेक कीजिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये रहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, जो हमारे करंट ईयर है, एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। मीन्स दैट हमें इस क्वेश्चन में फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो चेक कीजिए फर्नीचर कहाँ है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ है अपना। हियर इज द फर्नीचर, फर्नीचर केवल बाहर ही गिवन था आपको, अंदर नहीं है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको अंदर भी गिवन है। इट मीन्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर आपको 2 एडजस्टमेंट्स गिवन है, एक एडजस्टमेंट रिलेटेड टू परचेज है, एक एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने पहले फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद हमने जो एडजस्टमेंट्स थे उन एडजस्टमेंट्स को अंदर टिक कर लिया। तो जब भी हमारी टर्म्स आएंगी हम ध्यान रखेंगे कि इस टर्म पे एडजस्टमेंट्स गिवन है और वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अंदर दोनों टाइप के टर्म्स आती हैं, रेवेन्यू नेचर भी और कैपिटल नेचर भी। बस केवल क्या ध्यान रखना होता था, ये एक कैश में आने वाली टर्म्स होती थी। लेकिन जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स बना रहे हैं तो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई मतलब जो रेगुलर नेचर की टर्म्स होती हैं, जैसा कि पहले बताया हुआ है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी, और जो कैपिटल नेचर की टर्म्स होती हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज टू बैलेंस बीडी। आपको पता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है, और कैश बैलेंस आपके लिए एसेट्स होती है, और एसेट्स तो होती है बट कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में या इस साल की बैलेंस शीट में। पहले तो अब ये देखिए कि जो बैलेंस गिवन है वो कब गिवन है, 1/4/18, मतलब पिछले साल जो बैलेंस था वो इस साल ओपनिंग में होके आया। इट मीन्स ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। एसेट्स में हम लिख देंगे कैश इन हैंड, और वो हमारे पास है 2,300 रुपीज़। ओके, क्लियर। सेकेंड टर्म टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रेगुलर इनकम है, और रेगुलर इनकम आपको पता है कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है आपके पास 56,400। ये अमाउंट मैंने अंदर क्यों लिखा इसके बारे में आपको पता है, क्योंकि जिन भी टर्म्स पे एडजस्टमेंट्स होते हैं वो अमाउंट हमेशा अंदर लिखा जाता है। अब चेक कर लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन पे क्या एडजस्टमेंट्स है। हमने पढ़ा हुआ है सब्सक्रिप्शन अच्छे से, चलिए देखते हैं सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 4,000। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कौन से ईयर से रिलेटेड है, पिछले साल से, और जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है उसे हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इस 4,000 को हम यहाँ लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4,000, और जैसा कि आपको पता है कि एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 जगह पड़ता है, तो एक जगह तो मैंने यहाँ इसको लेस कर दिया, और दूसरा ये सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर से रिलेटेड हुआ, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हुआ, तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इट विल बी
4,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट अगली टर्म है बेटा आपकी इंटरेस्ट, लेकिन अभी सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ क्योंकि सब्सक्रिप्शन का एक एडजस्टमेंट और था, हमने 2 टिक किए थे, तो एक एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हो चुका, दूसरा एडजस्टमेंट कंटिन्यू है, देखते हैं। एंड ऑन 31 मार्च 19 वर्थ 6,000, करंट ईयर से रिलेटेड कितना है 6,000, और याद कीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यदि करंट ईयर से रिलेटेड होता है तो ऐड करते हैं, तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000, तो 6,000 हम ऐड कर देंगे। 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, एक जगह मैंने इसको लेस कर दिया, दूसरा इस साल से रिलेटेड है, तो इस साल से रिलेटेड होगा तो इस साल की बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, तो हम इसे दिखा देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000, तो सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, तो सब्सक्रिप्शन का टोटल हम यहाँ मेन कॉलम में लिख देते हैं, ये अमाउंट आएगा 58,400। ओके, 4,000 लेस करना है, 6,000 प्लस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 58,400। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन कंप्लीट। अब चलते हैं इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट के पास में कोई टर्म टिक है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिस पे एडजस्टमेंट नहीं होगा उस पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस केवल यही देखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। तो बताइए इंटरेस्ट एक रेगुलर मिलने वाली इनकम है, रिसिप्ट हुआ है अपने को तो इनकम साइड में जाएगा, और रेगुलर मिलने वाली है तो रिकरिंग नेचर रेगुलर नेचर की जो इनकम होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं, आपको पता है। तो टू इंटरेस्ट 300, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट 300। ओके, नेक्स्ट अगली टर्म है बेटा टू डोनेशंस। यहाँ पर आपको ना तो कोई टर्म टिक गिवन है और ना ही लिखा हुआ है कि डोनेशन किस चीज़ के लिए मिला, मतलब सिंपल डोनेशन है, तो सिंपल डोनेशन रेगुलरली मिलता रहता है, और रेगुलरली मिलता रहता है तो ये अपने रेवेन्यू नेचर का आइटम हुआ, तो इनकम साइड में जाएगा बाय डोनेशन, और डोनेशन का अमाउंट होगा 6,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट टर्म इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखिए डिफरेंस देखिए दोनों में, लास्ट टर्म में केवल डोनेशन था, बट इस टर्म में है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मतलब जो डोनेशन मिला वो किस चीज़ के लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए मिला है। तो स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक फंड आपको पता है कहाँ आते हैं, वो बैलेंस शीट में आते हैं, और कौन से बैलेंस शीट में, ओपनिंग में कि क्लोजिंग में, लास्ट ईयर की में कि करंट ईयर की में। बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो टर्म्स होती हैं वो जनरली करंट ईयर से रिलेटेड ही होती हैं। तो अब आप ये देखिए ये डोनेशन हमें इस साल के अंदर मिला है, तो इस साल के अंदर मिला है बिल्डिंग के लिए, तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिख देंगे हम डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मैंने ऊपर कुछ जगह छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कैपिटल फंड आएगा, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग मैंने थोड़ा उसके नीचे लिख दिया, और ये अमाउंट था आपका 50,000, इसे मैंने मेन कॉलम में लिख दिया 50,000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में है आपका मिसलेनियस रिसिप्ट्स। मिसलेनियस रिसिप्ट और भी कोई छोटी मोटी रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पे हमें मिलती रहती हैं, तो जो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं वो कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। तो यहाँ हम लिख देंगे टू मिसलेनियस रिसिप्ट है तो बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स, और ये आपका अमाउंट है 430 रुपीज़, 430 रुपीज़। आपने क्या देखा, जिन टर्म्स पे टिक लगे हुए थे उसी का अपन एडजस्टमेंट किया, जिस पे टिक नहीं थे वो डायरेक्टली एक जगह रिकॉर्ड होती जा रही है। बस केवल ये ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जानी है या बैलेंस शीट में जानी है, और वो आपको पता है यदि रेगुलर नेचर की होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और यदि कैपिटल नेचर की होगी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होगी तो बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट सेल ऑफ ग्रास। सेल ऑफ ग्रास भी एक रेवेन्यू रेगुलर नेचर का आइटम है, तो ये भी इनकम में जाएगा। क्यों, क्योंकि एनपीओ में जो ग्राउंड्स वगैरह होते हैं उनकी रेगुलर ग्रास कटिंग होती रहती है, तो ग्रास कटिंग होगी तो बार बार में जब भी घास भर जाएगी तो उसे कटवाना पड़ेगा, और कटवाने पे जो घास भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको अपने एनिमल्स के लिए वो चाहिए होती है, तो उस ग्रास को भी सेल करके जो पैसा आता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, तो इसलिए कहाँ दिखा देंगे, इनकम साइड में 100 रुपीज़। तो आपने देखा
हमने हमारी जो रिसिप्ट साइड थी वो कंप्लीट कर ली, और रिसिप्ट साइड का मतलब है हमारी इनकम साइड कंप्लीट हो गई, और इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स आए थे वो भी हमने इसमें से देख के कर लिए। एडजस्टमेंट्स के लिए इसीलिए मैं टिक लगवा देता हूँ कि जब भी कोई टर्म करें तो हमें ध्यान हो जाए कि इस टर्म पे एडजस्टमेंट है, तो हम फटाफट से नीचे देख के उसके एडजस्टमेंट्स कर लें। इससे क्या होगा, एक साथ बनाने से हमारा काम भी एक साथ आसान हो जाएगा, बार बार इन टर्म्स को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एक बार पढ़ के अपना काम हो गया, अब इन टर्म्स को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, बाय मैच एक्सपेंसेस 6800। देखिए मैच एक्सपेंसेस गिवन है, यदि कोई मैच फंड होता अपने पास तो आपको बताया हुआ है कि मैच फंड होता तो यहाँ जाता और मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस लेस कर देते, बट यहाँ पर कोई मैच फंड था नहीं, सिंपली एक्सपेंसेस है, तो केवल एक्सपेंसेस होता है तो वो कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यदि कोई फंड नहीं होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो सीधा एक्सपेंडिचर में जाता है। तो यहाँ लिख दो बिना सोचे समझे सीधा, टू मैच एक्सपेंसेस अमाउंट ₹6800। नेक्स्ट, बाय रेंट, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो बाय रेंट, रेंट भी एक रेगुलर नेचर का आइटम है, रेगुलर पे करना पड़ता है, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू रेंट 9600। नेक्स्ट, बाय सैलरीज, सैलरीज भी रेगुलर आइटम है, बट इस पे एडजस्टमेंट्स गिवन है, कोई बात नहीं, यदि एडजस्टमेंट्स होते हैं तो जो अमाउंट होता है वो हम अंदर लिख लेते हैं। बाय सैलरीज के लिए हमने लिख लिया टू सैलरीज और अमाउंट इज 24,000 अंदर की तरफ। क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स है। चेक करते हैं कि एडजस्टमेंट्स हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, एंड ऑन 31 मार्च 19 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वर 2000 एंड 2500 रेस्पेक्टिवली। मतलब 2000 तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और 2500 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। जैसा कि आपको पता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम लेस करते हैं, तो लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 2000, और इस साल का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 2500, तो बड़ा यहाँ पर अमाउंट हो गया 24,500। ओके, अब आपने देखा कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो लेस किया और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो ऐड किया, लेकिन एडजस्टमेंट तो दो जगह इफेक्ट डालते हैं। तो एक जगह तो हमने यहाँ पर इसको लेस किया, इसको ऐड किया, दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और आउटस्टैंडिंग, जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं एक्सपेंसेस के लिए वो हमेशा लाइबिलिटीज़ में जाते हैं। केवल इस चैप्टर में एक ही टर्म ऐसी है, सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए एक्रूड को आउटस्टैंडिंग बोला हुआ है और उसको हम एसेट्स में दिखाते हैं। मैंने पहले बता चुका आपको ये चीज़, बट जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं हमेशा लाइबिलिटीज़ में आते हैं, क्योंकि हमें वो पे करना होता है। ओके, तो अब ये जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का वो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में। तो यहाँ लाइबिलिटीज में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 2500, तो यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500। ओके, नेक्स्ट, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस छोटे मोटे एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600। नेक्स्ट, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। अब याद कीजिए बेटा, इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स होती है। ओके, और जितनी भी एसेट्स होती हैं हमेशा बैलेंस शीट में ही आती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। बट इसको करने से पहले हमें ध्यान देना है, इस पर टिक लगा हुआ है, मतलब बाहर कहीं एडजस्टमेंट गिवन है। चेक कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको बोला है ऑन 31 मार्च 18 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹12,000। मीन्स दैट हमारे पास पहले से इस साल जो हमने परचेज की वो तो अलग से हैं, पहले से भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट किए हुए थे 12,000 की। आपको पता है जो बाहर टर्म होती है वो दो जगह जाती है, इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट्स है, तो दो जगह कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो यहाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि पिछले साल में ही हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए थे, तो इन्वेस्टमेंट आ गया एसेट्स में पिछले साल की बैलेंस शीट में। और दूसरा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि इन्वेस्टमेंट सेल किए हमने, तो नहीं लिखा है। इट मीन्स
जो पहले के इन्वेस्टमेंट हैं वो अभी भी तो होंगे हमारे पास, तो दो जगह हो गया। इतने के इन्वेस्टमेंट खरीदे थे लास्ट ईयर, तो वो अभी भी होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट 12,000। और 12,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने अंदर क्यों लिखे इस बार, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट और भी परचेज किए हैं 30,000 के, तो 30,000 इसमें ऐड कर दो, परचेजेस 30,000, तो टोटल हो गया बेटा 42,000। बहुत ही सिंपल टर्म है। हमारे पास पहले से 12,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 30,000 के हमने और परचेज कर लिए, तो बताओ इस साल हमारे पास कितने हो गए, 42 के हो गए। बाहर जो टर्म है वो दो जगह आ गई, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अंदर जो टर्म है वो एक जगह आ गई, वो आ गई यहाँ पर परचेज 30,000। क्लियर है? वैसे ही है बेटा जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट बाय न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक रेगुलर एक्सपेंसेस है, और रेगुलर एक्सपेंसेस कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो टू न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का अमाउंट है 750 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट अगली टर्म है बेटा बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगेन और एसेट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए जो भी होंगे, लाइक हमारे पास क्रिकेट एकेडमी है, तो क्रिकेट एकेडमी में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होंगे, बैट, बॉल्स, विकेट्स, दीज ऑल आर और एसेट्स, कि वो रेगुलर बेस पे हमारे काम में आती रहेंगी, हमारी एसेट्स है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट्स है। इट मीन्स वो कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगी। केवल जो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, बाकी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो बैलेंस शीट में ही जाती हैं। अब देखते हैं क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट्स हैं। बिल्कुल है, एक नहीं दो एडजस्टमेंट्स हैं। चेक करते हैं क्या एडजस्टमेंट्स है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। बेटा हमने ये पहली लाइन कर ली, हमने दूसरी लाइन कर ली थी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी हो गया था अपना, ये 4 लाइन हमने कर चुके, सब्सक्रिप्शन और सैलरी की। अब यहाँ पे देखते हैं 31 मार्च 18 क्लब एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हम कर चुके। फर्नीचर 10,000, फर्नीचर अभी करेंगे हम। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यू 20,000। देखिए जैसे इन्वेस्टमेंट पहले से हमारे पास थे, वैसे ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमारे पास पहले से कितने के थे, 20 के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स है, दो जगह जाएगा, तो एक तो हम इसे यहाँ लिख देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 12,000, ठीक है, लास्ट ईयर खरीदा हुआ है 31 मार्च 18 को, तो इसलिए ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएंगे। सॉरी 20,000 रुपये हुआ, 20,000, ठीक है। और जो लास्ट ईयर में होंगे वो इस साल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि हमने सेल किया। इट मीन्स हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो पहले 20 के थे वो यहाँ भी 20,000 के आएंगे। क्लियर है? मतलब जो बाहर टर्म होती है वो दो जगह आ चुकी, पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट्स है और इस साल की बैलेंस शीट में एसेट्स है, इसीलिए। अब इस साल हमने और कितना परचेज कर लिया, 32,000, तो हमारे पास इस साल 32 की एसेट्स और आ गई, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे, ऐड परचेजेस 32,000, तो हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हो गए, 52,000 के। अब एक एडजस्टमेंट तो हो गया जो 20,000 वाला था, क्लियर। अब चेक करते हैं और दूसरा एडजस्टमेंट क्या रह गया इस पर। दूसरा एडजस्टमेंट था बेटा इस पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी था और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी था, फर्नीचर के बाद में करेंगे, पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25%, 25% किसका, टोटल अमाउंट का 52,000 पूरे साल का लगेगा डेप्रिसिएशन। और हमें ये भी नहीं दिया हुआ कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ये वाला कब खरीदा, तो जब डेट गिवन नहीं होती है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो 52,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 25% पूरे साल के लिए, तो कितना होगा ये, इट विल बी 13,000, 13,000 रुपये। और डेप्रिसिएशन आपने किया हुआ है, दो जगह इफेक्ट डालता है, एडजस्टमेंट में है, तो एक तो हम इसे एसेट्स में से लेस कर देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन 13,000, और दूसरा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, क्योंकि ये अपने लिए लॉस हो गया नॉन कैश में, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000। ओके बेटा, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के दो टर्म्स टिक किए हुए थे, दोनों कर लिए। जो बाहर 20,000 रुपये थे, पर जो बाहर पहले से था बैलेंस वो दो जगह आ चुका, और जो डेप्रिसिएशन था 25% वो भी दो जगह आ चुका, एक तो यहाँ पर और एक हमने यहाँ पर लेस कर दिया।
तो फाइनली हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना बच गया, 39,000। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर लिया हमने, कंटिन्यू चल रहे हैं, हमने बिल्कुल भी एक भी टर्म मिस नहीं की, कंटिन्यूटी में चल रही है हमारी सारी टर्म्स। आगे बेटा बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग कैश बैलेंस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश से और एंड होता है क्लोजिंग कैश से। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस एसेट्स होती है तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग का है तो इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कैश इन हैंड, क्लोजिंग में कितना बैलेंस है हमारे पास, 18,780। इज इट क्लियर? तो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की जितनी भी टर्म्स है सारी कंप्लीट कर ली। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या टर्म बाहर बच चुकी। बेटा ये सब्सक्रिप्शन कर चुके हम, सैलरीज कर चुके हम, इन्वेस्टमेंट कर चुके, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर चुके, फर्नीचर बाकी रह गया हमारा। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स हो गई। फर्नीचर एक तो यहाँ पर गिवन है और एक फर्नीचर पे हमें लगाना है 20% डेप्रिसिएशन, ये दो टर्म रह गई। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, बाहर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो एडजस्टमेंट्स को डिनोट करती हैं, वो कितनी जगह जाती हैं, दो जगह। तो पहले तो ये बताइए जो फर्नीचर था 10,000 लास्ट ईयर परचेज किया था, कितनी जगह जाएगा, दो जगह। एक तो पिछले साल की बैलेंस शीट में क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है फर्नीचर 10,000, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्योंकि ये फर्नीचर अभी भी हमारे पास है तो यहाँ लिख देंगे फर्नीचर 10,000। तो बेटा दो जगह इफेक्ट हो गए फर्नीचर के, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग में। क्लोजिंग में मैंने इसको अंदर लिखा है, मेन कॉलम में नहीं लिखा क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट और है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन भी कितनी जगह जाता है, दो जगह। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे फर्नीचर में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखा देंगे। तो फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन है, 20%, तो लेस डेप्रिसिएशन 2,000। तो 10,000 में 2,000 गए तो कितना बचेगा, 8,000, और जो 2,000 हमने लेस किए वो आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो हमने सारी टर्म्स कंप्लीट कर ली जो भी रिसिप्शन पेमेंट में थी, केवल ये दिमाग लगाया कि कौन सी रेगुलर नेचर की है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, कौन सी इरेगुलर नेचर की है जो बैलेंस शीट में जाएगी। फिर हमने एडजस्टमेंट्स देखे जैसे 11th में किया था, दो जगह इफेक्ट पड़ेंगे, हम पहले टिक कर चुके थे और साथ साथ हमने दो जगह उसका इफेक्ट दिखाते गए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन को करना है, इस तरीके से करोगे तो टाइम भी कम लगेगा और एक भी टर्म छूटने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? अब लास्ट में जैसा कि आपको पता है अकाउंट क्लोज करना, तो अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई है, क्योंकि हम इससे क्या निकाल सकें, कैपिटल फंड निकाल सकें। तो बेटा इसकी टोटलिंग के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बुक की हेल्प से टोटलिंग एक बार देख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हम एक बार इसकी टोटलिंग देख लेते हैं। आप घर पे जब करेंगे तो खुद से ही करना पड़ेगा, बट अभी टाइम सेविंग के लिए मैं इसमें से टोटलिंग देख लेता हूँ, आप घर पे देख लेना। बेटा इसका टोटल आएगा 48,300, आप चेक कर लेना। 48,300 माइनस 2,000, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल फंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा बेटा 46,300, 48,300। क्लियर है? ये हमने बैलेंस शीट क्यों बनाई थी, कैपिटल फंड निकालने के लिए। कैपिटल फंड आ चुका तो इस कैपिटल फंड को हम इस साल की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि अभी इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस को लेस करना होता है। प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते, सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं। तो वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हेल्प से। इसका टोटल भी देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड का टोटल है बेटा 65,230, 65,230, और डेबिट साइड का बैलेंस कम है, ये आपको कुछ से टोटल करना पड़ेगा। तो ये जब कम आएगा तो इस अमाउंट में से जब ये सारा अमाउंट लेस करोगे तो हमारे पास बचेगा सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट ही होता है ये। जब ये वाली साइड ज़्यादा होती है इनकम और एक्सपेंडिचर कम होता है तो प्रॉफिट आता है, बट इस चैप्टर में प्रॉफिट नाम नहीं दे सकते हैं, सरप्लस नाम देंगे। और सरप्लस यहाँ बचेगा अपने पास 11,780 रुपीज़। 65,230 ये आप टोटलिंग करके देख लेना, यही आएगा। कैसे आएगा ये अमाउंट, हमने पहले इधर का टोटल किया इनकम का, इनकम में से ही सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो ये एक्सपेंसेस उस साइड से कम थे तो हमारे पास प्रॉफिट दैट इज सरप्लस बच गया। और याद करो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करते थे हम 11th में,
कैपिटल में ऐड करते थे, तो यहाँ पर नाम चेंज हो गया, कैपिटल की जगह कैपिटल फंड आ गया और सरप्लस प्रॉफिट की जगह सरप्लस आ गया। तो इस सरप्लस को अभी हम यहाँ ऐड कर देंगे, सरप्लस 11,780, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 58,080। ओके, और लास्ट में आप बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल आता है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,13,780, 1,13,780। सो बेटा दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, और आपने देखा होगा पहले की यादें वापस से ताज़ा हो गई होंगी 11th वाली। जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना सीखा था, उसी तरीके से हमें ये अकाउंट से बनाने हैं। बस केवल नेम चेंज हो गया, ट्रेडिंग P&L की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया। और ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई हमने? क्योंकि हमें कैपिटल फंड निकालना था। यदि क्वेश्चन में ये टर्म गिवन होगी तो फिर ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें केवल यही बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर भी डाउट्स रहती है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का, वो मैंने बता दिया आपको। अब इसके साथ आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16 करना है और क्वेश्चन नंबर 17 करना है, ताकि आप 2 क्वेश्चंस कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको लॉन्ग क्वेश्चन का बेसिक समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।